हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? तो क्या सारे बच्चे एकदम बढ़िया हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं क्या? आई होप बच्चों आप सब लोग स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए, साथ ही साथ परेशान भी हो गए, क्योंकि इस टाइम पर आपके एग्ज़ाम्स जो हैं वो पास आने वाले हैं। किसी बच्चे के सेकेंड टर्म एग्ज़ाम्स पास आने वाले हैं, तो किसी बच्चे के हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स में एग्ज़ाम्स जो हैं वो पास आने वाले हैं। सारे बच्चे एकदम से परेशान हैं, डर का माहौल है, टाइम जा रहा है, बोर्ड एग्ज़ाम्स पास आ रहे हैं, साथ ही साथ क्लासेस प्रॉपरली नहीं चल रही हैं। रुचि मैम को जो है बोला हुआ है कि मैम क्लासेस कब चलेंगी, है ना, कामेश सर को बोला है, रात का मैम को बोला है, सारे टीचर्स को बोल रहे हैं, बट कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है। समझ नहीं आ रहा है कि क्लासेस कब से प्रॉपरली चलेंगे। बेटा मैं समझ सकती हूँ आप लोग ये थोड़ा सा परेशान होगे, बट आई प्रॉमिस कि बहुत जल्द आपकी जो क्लासेस हैं वो बिल्कुल रेगुलर स्टार्ट हो जाएंगी। मैंने आपको भी पिछली लाइव क्लास में बोला भी था कि बेटा जी आवाज़ थोड़ी सी क्लियर नहीं आ रही थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो इसलिए मैंने आपको बोला था कि मैं रिकॉर्डेड सेशन आपको प्रोवाइड करूँगी, क्योंकि आवाज़ आपको पूरी क्लियर आएगी, है ना। कंटेंट पूरा दिख रहा होगा, बस हाँ आपको शक्ल नहीं दिख रही होगी। तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि रुचि मैम की जगह कोई और पढ़ा रहा है, रुचि मैम ही पढ़ा रही हैं, है ना। तो बच्चों बहुत जल्दी अभी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, रेगुलर क्लास स्टार्ट हो जाएंगी। तो बच्चों जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको रिकॉर्डेड सेशंस प्रोवाइड करूंगी, और ये जितने भी रिकॉर्डेड सेशंस हैं ये सब आपके एग्ज़ाम्स को देख करके रिकॉर्ड किए गए हैं, यानी कि एग्ज़ाम्स के लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना, उस पर्पज़ से जो है ये सेशंस मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। तो उसी का जो ये सेशन है, आज का जो सेशन है वो है टॉप 5 इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स का। और ये न्यूमेरिकल्स आपके हैं इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के, विद्युत चैप्टर के टॉप 5 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और बच्चों ये 5 क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, कह सकते हैं कि आपके विद्युत चैप्टर के सभी फॉर्मूलेज या कह सकते हैं सभी कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट इसमें लग जा रहे हैं। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि यार ये 5 क्वेश्चन तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में छपे हुए मिलेंगे, पता लगे कि जैसे रिजल्ट आए तुम लोग प्रोटेस्ट कर लो, अरे भैया रुचि मैम ने तो कहा था ये 5 क्वेश्चन बहुत ज़रूरी हैं, पेपर में आए नहीं है ना। तो बच्चों मैं ऐसा मत करना, मैं बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि ये 5 क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, बट हाँ ये 5 क्वेश्चन अगर तुम्हें आते हैं तो ये मान लो कि तुम्हें चैप्टर पूरा आता है ना। ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है और बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, और आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसा हो सकता है जिनको ये 5 में से पाँचों क्वेश्चन आते हों, हो सकता है 5 में से 4 क्वेश्चन आते हों, हो सकता है 5 में से 2 क्वेश्चन आते हों, 3 क्वेश्चन भूल गए हो, और हो सकता है कि 5 में से एक भी क्वेश्चन ना आता हो। और अगर ऐसा है तो आपको परेशान नहीं होना है ना, आराम से बैठ के पढ़ो, है ना, क्वेश्चन को देखो, साथ साथ सॉल्व करो, समझने की कोशिश करो। और इसके बाद जो है कोई भी डाउट रह जाता है, कहीं पर कोई बात समझ नहीं आ रही है, तो आप क्लास के एंड में, सेशन के एंड में कमेंट कर सकते हो कि यार मैम मेरे को यार ना ये बात समझ नहीं आई है, ये वाला क्वेश्चन समझ नहीं आया है, आप इस कॉन्सेप्ट के 4-5 क्वेश्चन सॉल्व करवा दो, ठीक है। तो मैंने बोला भी हुआ है कि कोई भी समस्या हो तो कमेंट में लिख देना। तो चलो बच्चों क्लास स्टार्ट करते हैं, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और क्लास अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलना। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास का तो सबसे पहला प्रश्न है, तो आज की क्लास का तो सबसे पहला प्रश्न है, उस पर अपन लोग चलते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न कह रहा है कि एक कोई तार है जिसमें 2.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। तो कह रहा है कि भैया एक तार है जिसमें 2.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। कह रहा है इस तार में 20 मिनट में कितना आवेश प्रवाहित होगा, प्रति सेकेंड प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी ज्ञात करिए। देखो प्रश्न बहुत आसान है, हमें क्या क्या दिया हुआ है, कोई एक तार है जिसमें 2.5 एम्पियर की करंट प्रवाहित हो रही है। कह रहा है तार में 20 मिनट में, समय कितना दिया है, समय 20 मिनट दिया हुआ है, कितना आवेश, यानी क्या हमें ज्ञात करना है, आवेश की वैल्यू ज्ञात करनी है ना। अब बच्चों अगर तुम्हें याद हो तो हमने सबसे इस विद्युत चैप्टर में सबसे पहला फॉर्मूला ही यही पढ़ा था कि विद्युत धारा क्या होती है। तो विद्युत धारा आवेश के प्रवाह की दर होती है, I बराबर Q/T होता है ना। विद्युत धारा क्या होती है, आवेश के प्रवाह की दर है। अब बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो हमें निकालना है Q की वैल्यू, तो क्या हो जाएगा, Q बराबर I इंटू टी आ जाएगा। वेरी गुड, आप में से बहुत सारे बच्चों के फॉर्मूला मुझे पता है, याद है ना। तो अब यहाँ पर जरा वैल्यू पुट करना स्टार्ट करो, अपनी कॉपी में साथ साथ सॉल्व करो मेरे साथ। अब यहाँ पर आपने I की वैल्यू तो पुट कर दी 2.5 एम्पियर, बट टाइम यहाँ पर 20 मिनट है ना। और बच्चों याद रखना कि जो हमारी विद्युत धारा है
इसका मात्रक क्या होता है बेटा, तो इसका मात्रक होता है एम्पियर। और बेटा एम्पियर क्या होता है, एम्पियर होता है कूलाम प्रति सेकंड। एक एम्पियर की वैल्यू क्या होती है, कूलाम प्रति सेकंड। यानी बच्चों जो आपका टाइम है वो बेटा टाइम किस में, बेटा आपका टाइम जो है वो सेकंड में है ना। तो बच्चों यहाँ पर जो हम लोग टाइम लेंगे वो किस में लेंगे, सेकंड में ही लेंगे। तो हम क्या करेंगे, पहले तो इस टाइम को मिनट से कन्वर्ट करेंगे सेकंड में। 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड, तो बेटा जी 20 मिनट में कितने हो जाएंगे, अराउंड 1200 सेकंड हो जाएंगे। यहाँ पर पुट कर दो तो 2.5 गुणे 1200 आ गया। यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे तो आपको लगभग मिल जाएगा 3000 कूलाम। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, इस प्रकार से हमने आवेश की वैल्यू ज्ञात कर ली है। यानी कि अगर किसी तार में 2.5 एम्पियर की धारा चल रही है, प्रवाहित हो रही है, तो उस तार में 20 मिनट में लगभग 3000 कूलाम आवेश प्रवाहित होगा। अब बच्चों हमारा अगला जो आगे जो स्टेप है वो क्या कह रहा है, अगला कह रहा है कि प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी ज्ञात करिए। तो हमें बेसिकली क्या याद करना है, हमें जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है कि आखिरकार जो है कितने इलेक्ट्रॉन चल रहे होंगे 1 सेकेंड में। तो बच्चों देखो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, Q बराबर N इंटू ई पढ़ा था, जहाँ पर Q क्या है, जहाँ पर Q है हमारा आवेश, N क्या है बेटा, तो N है इलेक्ट्रॉन की संख्या, और E क्या है, तो E है एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। तो बच्चों देखो Q की वैल्यू क्या है, तो हमारे पास Q की वैल्यू है 3000। N बच्चों हमें ज्ञात करना है, और E क्या है, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, तो ये होता है 1.6 गुणे 10 की घात माइनस का 19। तो बच्चों यहाँ से N बराबर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3000 बटे 1.6 गुणे 10 की घात माइनस का 19। और बच्चों अपने को इसको क्या करना है, इसको अपने को सॉल्व करना है। तो ये आपका जब आप प्रॉपर सॉल्व करोगे तो ये मेरे ख्याल से आ जाना चाहिए 1875 इंटू 10 की पावर, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 19 बन जाएगा। इसको बाकी आप लोग सॉल्व कर लेंगे प्रॉपर, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकल आती है 1875 गुणे 10 की घात 19। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, तो इस क्वेश्चन में बोल रहा था कि भाई एक तार है जिसमें 2.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तार में जो है 20 मिनट में कितना आवेश प्रवाहित होगा ये ज्ञात करो। तो पहले हमने क्या किया, I बराबर Q बटे T लगा दिया। यहाँ से हमने क्या किया, यहाँ से बेटा हमने जो है Q बराबर I इंटू T करके हमने क्या किया, जो है 3000 कूलाम आवेश निकाल लिया। फिर हमने क्या किया, इसके बाद बेटा जो है हमसे बोला था कि प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी ज्ञात करो। तो ये क्या होगा, Q बराबर N इंटू ई लगा दिया। तो यहाँ से क्या हमने किया, सीधे जो है N बराबर क्या हो गया, Q बटे ई आ गया। तो Q था 3000, E था बेटा जी 1.6 गुणे 10 की घात माइनस का 19। हमने इसको सॉल्व किया और यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से हमारे पास आ गया 1875 गुणे 10 की घात 19, है ना। तो बच्चों ये हमारे क्या हो गए, इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ गई। तो पहला क्वेश्चन बहुत आसान था, आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों ये भी बहुत आसान है और मैंने बोला भी हुआ है कि यार ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी तार को खींचकर उसकी लंबाई प्रारंभिक लंबाई की 3 गुनी कर दी जाए तो उसका नया प्रतिरोध क्या होगा। हमारे पास कोई तार है, मान लिया कोई तार है हमारे पास, और मान लो हमारे पास क्या है, कोई तार है, और सपोज करो इस तार की लंबाई क्या है, L है, प्रतिरोध R है, क्षेत्रफल A है, और ऑब्वियस सी बात है बेटा ये तार जो है किसी न किसी पदार्थ का बना होगा और हर पदार्थ की अपनी प्रतिरोधकता होती है। तो मान लिया कि जो ये तार है, इस तार की लंबाई मान लो L है, प्रतिरोध इसका R है, क्षेत्रफल A है, क्योंकि भाई तार कुछ ना कुछ मोटा भी होगा, है ना कुछ एरिया भी होगा इसका, और तार किसी ना किसी पदार्थ से मिलके बना हुआ है। तो हम भाई क्या बोलेंगे कि भाई जो है इस तार का उस पदार्थ की प्रतिरोधकता भी होगी। तो बच्चों अगर हम लोग यहाँ पर बोलें तो इस टाइम पर, है ना, जब हमारा जो तार है L लंबाई का है ना, तो बच्चों प्रारंभिक हम लोग क्या बोल सकते हैं, मैंने आपको बोला भी हुआ है पहला स्टेप होता है जिंदगी का, पहला स्टेप क्या कह सकते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप है R बराबर रो L अपॉन A
पहला फॉर्मूला याद रखो, जहाँ पर तार को खींचा जाए, तार को मोड़ा जाए, तार को मोटा किया जाए, पतला किया जाए, ठीक है, हमने जो है कुछ भी कर रहे हैं हम तार के साथ, ठीक है, उसको छोटा कर रहे हैं, कभी इसको खींच कर लंबा कर रहे हैं, कभी जो है इसको मोटा कर दे रहे हैं, कभी जो है हम लोग क्षेत्रफल मतलब कुछ भी अगर ऐसा होता है तो आप वहाँ पर सबसे पहला स्टेप क्या करेंगे, आर बराबर रो एल अपॉन ए लिख देंगे बिना सोचे समझे। उनके लिए बता रही हूँ जिनको जिनको जो बिल्कुल चीज़ों को रट लेते हैं, ठीक है, तो उनको बता रही हूँ कि भैया आर बराबर रो एल अपॉन ए पहला स्टेप है, याद कर लो, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब बच्चों इसके बाद हमारा सेकंड स्टेप क्या होता है, सेकंड स्टेप होता है प्रश्नानुसार, यानी कि जो प्रश्न हमसे कहना चाहता है, हमारा प्रश्न क्या कह रहा है, तो प्रश्न कह रहा है तार को खींचकर इसकी लंबाई प्रारंभिक लंबाई की 3 गुनी कर दी। तुम क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, तार को खींचकर लंबाई 3 गुनी कर दी गई है, लंबाई 3 गुनी कर दी गई है, ठीक है। अब यहीं पर हम लोग थोड़ा सा पॉज लेते हैं, थोड़ा सा समझेंगे। यार एक बात बताओ, तार को खींचकर लंबाई हमने क्या करी है, 3 गुनी करी, यानी कि जो नई लंबाई है वो क्या हो गई, नई लंबाई हो गई है 3L। क्या हम बोल सकते हैं भैया तार पहले L लंबाई लंबा था, हमने क्या किया, तार को पकड़ के खींच दिया है, कितना हो गया है, 3L लंबा हो गया, लंबाई 3L हो गई है। अब हम बच्चों एक बात सोचने वाली बात यह है कि अगर तुमने किसी तार को खींचा है तो ऑब्वियस सी बात है कि तार हमारा पतला हो जाता है ना, जब तुम तार को खींचोगे तो क्या होता है, तार तार पतला होता है ना, यानी कि जब हम लोग खींच रहे हैं तो क्या हो रहा है, लंबाई के साथ साथ इसके क्षेत्रफल में भी परिवर्तन आया होगा। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि लंबाई के साथ साथ, लंबाई के साथ साथ क्षेत्रफल में परिवर्तन आया होगा, क्षेत्रफल में परिवर्तन आया होगा, परिवर्तन आया होगा। अब वो परिवर्तन कितना आया होगा, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे बेटा जी, उसके लिए तुम्हें क्या करना है, एक मैंने फॉर्मूला बताया था कि तार का ये इस स्टेप के लिए है ना, कि लंबाई के साथ क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन आया होगा उसको निकालने के लिए, कि तार का प्रारंभिक आयतन बराबर होगा तार के नए आयतन के, तार का प्रारंभिक आयतन बराबर होगा तार के नए आयतन के। प्रारंभिक बेटा आयतन क्या होगा, तो बेटा पहला आयतन क्या होगा, लंबाई इंटू क्षेत्रफल, पहले लंबाई कितनी थी, L थी, क्षेत्रफल कितना था, A था, फिर जब हमने तार को खींचा तो क्या हुआ, लंबाई क्या हो गई, L डैश हो गई, क्षेत्रफल में भी कुछ ना कुछ परिवर्तन आया होगा। क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन आया है उसी को ज्ञात करने के लिए हम लोग इतनी माथापच्ची कर रहे हैं। तो लंबाई L इंटू ए, तार का जो नया आयतन है यानी कि जो नई लंबाई है वो क्या होगी, वो नई लंबाई है 3L, है ना, और क्षेत्रफल क्या है हमें ज्ञात करना है, ए डैश बराबर क्या होगा, L इंटू ए बाई 3L हो जाएगा, L से एट कैंसिल हो गया, यहाँ से आ गया ए डैश बराबर ए बाई 3, यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारे तार का जो नया क्षेत्रफल है वो क्या होगा, ए बाई 3 होगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि लंबाई अब क्या हो गई है, 3L हो गई है, क्षेत्रफल आपका ए बाई 3 हो गया है। अब हम ज्ञात करेंगे तार का नया प्रतिरोध, तो लिखेंगे तार का नया प्रतिरोध, क्या लिखेंगे, तार का नया प्रतिरोध, तार का नया प्रतिरोध। बच्चों ये क्या हो जाएगा, आर डैश बराबर क्या होगा, रो एल डैश अपॉन ए डैश हो जाएगा। लंबाई बदल दी है तो ऑब्वियस सी बात है कि प्रतिरोध में परिवर्तन होगा, क्षेत्रफल बदला है यानी कि ऑब्वियस सी बात है प्रतिरोध में परिवर्तन होगा, है ना। लेकिन यहाँ पर याद रखना रो डैश नहीं लेंगे क्योंकि मटेरियल चेंज नहीं किया है, केवल तार को खींचा है, ठीक है। तो तार को खींचने से वैसा तो है नहीं कि हमने तार को खींच दिया तो ये लोहे से चांदी का बन गया, ऐसा तो है नहीं कि तार को खींच दिया तो लोहा जो है बदल कर चांदी हो गया, या चांदी को जो है खींचा तो वो बदल कर सोना हो गई, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ है, ठीक है। यानी कि आर डैश बराबर क्या हो गया, रो एल डैश अपॉन ए डैश। अब सारी वैल्यू पुट कर दो, एल डैश बेटा कितना था, तो ये एल डैश था हमारे पास 3L, लिखो यहाँ पर 3L। ए डैश बेटा कितना था, तो ए डैश था हमारे पास ए बाई 3, तो ये लिख दो ए बटा 3, ये 3 ऊपर चला जाएगा तो आर डैश बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 त्रिका 9 रो एल अपॉन ए। अब बच्चों बारी है अपने समीकरण
ए को याद करने की, समीकरण एक को याद करने की। समीकरण एक क्या था कि रोएल अपॉन ए की वैल्यू कितनी है, आर है। इसका बेटा मतलब क्या है, रोएल अपॉन ए की जगह आप क्या लिख देंगे, आर लिख देंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से आर डैश बराबर आ जाएगा 9R। इस प्रकार हम क्या बोलेंगे कि तार का जो नया आयतन, जो नया प्रतिरोध है वो क्या हो जाएगा, 9R हो जाएगा। यानी कि जो तार का जो प्रतिरोध है वो क्या हो गया, 3 गुना हो गया है। तार का जो नया प्रतिरोध है वो क्या हो गया बेटा, 3 गुना हो गया है। सही है। आई होप सभी को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, सबको समझ में आ गया, परेशानी तो नहीं है, दिक्कत तो नहीं है ना, नींद तो नहीं आ रही है, मुझे पता है लगातार देख रहे होगे, सुन रहे होगे, नींद आ रही होगी, है ना। तो नींद ना आए, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी बच्चों, आपके बोर्ड एग्जाम में कोई बहुत भारी भरकम नहीं आते हैं, क्या बोलते हैं, सर्किट वाले क्वेश्चन कि भैया सर्किट ही क्वेश्चन सॉल्व करे पड़े, पेपर निकल गया 3 घंटे में, सर्किट क्वेश्चन ही सॉल्व हो पा रहा है, नहीं, बहुत आसान से सर्किट आते हैं। तो बच्चों ये आपका जो क्वेश्चन है ये भी बोर्ड एग्जाम में ही पूछा गया प्रश्न है। तो बच्चों बहुत देखो, सर्किट बहुत आसान है ना, जिनको आता होगा बहुत आसान सर्किट लग रहा है, बिल्कुल हलवा है, तुच्छ है बिल्कुल, है ना, बहुत ही जो है बिल्कुल तुच्छ है, कोई ऐसा नहीं कि भैया बहुत भारी भरकम क्वेश्चन हो। तो कह रहा है दिए गए परिपथ में ज्ञात करो परिपथ का तुल्य प्रतिरोध और परिपथ में प्रवाहित धारा। ठीक है, तो बच्चों तुल्य प्रतिरोध हम पहले ज्ञात कर लेंगे, तुल्य प्रतिरोध आ जाएगा तो करंट तो अपने पास अपने आप आ ही जाएगी। ठीक है चलो, अच्छा सबसे पहले तो ये देखो कि यार इस परिपथ में जो अपने जो हमारे प्रतिरोध हैं वो कैसे जुड़े हुए हैं। देखो यार ये जो 1 ओम है, जो ये 1 ओम है, इन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़ रखा है, यानी क्या है, ये श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं दोनों, है ना। देखो ये जो दो हैं ये क्या हो गए, ये समांतर क्रम में जुड़े हैं। अच्छा एक चीज़ अगर तुम यहाँ पर नोटिस कर पा रहे हो, तो जब तुम इन दोनों को सॉल्व करोगे तो इनके सॉल्व करने से हमें एक प्रतिरोध मिलेगा, और वो जो इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध होगा, जो इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध होगा वो क्या होगा, वो इन 1 ओम के साथ क्या हो जाएगा, श्रेणी क्रम में आ जाएगा। तो बच्चों देखो क्वेश्चन बहुत आसान है ना। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि पहले हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे, इस 2 ओम का जो तुल्य प्रतिरोध मिलेगा वो तुल्य प्रतिरोध इस 1 ओम का किसमें होगा, श्रेणी क्रम में आ जाएगा। तो लिखते हैं, लिखो यहाँ पर कि 2 ओम तथा 2 ओम प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं, क्रम में जुड़े हैं, अतः इनका तुल्य प्रतिरोध तो क्या होता है, समांतर क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध, तो ये होता है 1/R1 प्लस 1/R2। तो बेटा जी यहाँ से क्या हो जाएगा, R1 कितना है बेटा, 2 है, R2 कितना है, 2 है, यहाँ से एलसीएम क्या होगा, 2 होगा, ऊपर 1 + 1 आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 1/R तुल्य बराबर 2/2, यानी कि यहाँ से क्या हो गया, 1 ओम आ गया। तो हम क्या लिख सकते हैं, R तुल्य बराबर क्या हो गया, आर तुल्य बराबर आ गया 1 ओम। ये आर तुल्य परिपथ का आर तुल्य नहीं है, ये इन 2 ओम प्रतिरोध का आर तुल्य है, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है चलो, अब बच्चों यहाँ पर हम लोग नया सर्किट बना लेते हैं। तो लिख देते हैं नया सर्किट, परिपथ नॉट प्रतिरोध, नया सर्किट, नया परिपथ। ठीक है, तो ये अपना जो है 3 वोल्ट की बैटरी ऐसे ही लगा दो। 1 ओम को हमने छेड़ा तो था नहीं, ये जो 1 ओम है इसको भी हमने नहीं छेड़ा है ना। अब यहाँ से जो हमारे पास जो सर्किट था इसको हमने सॉल्व करके एक क्या निकाल दिया, एक नया तुल्य प्रतिरोध निकाल दिया, जिसकी वैल्यू क्या है, 1 ओम है। अब हम क्या देख सकते हैं, अब हम यहाँ से देख सकते हैं कि तीनों किस में जुड़े हैं, तीनों ही जो है श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो अब हम लिख देंगे कि परिपथ का तुल्य प्रतिरोध, परिपथ का तुल्य प्रतिरोध। तो बच्चों क्या लिखेंगे, 1 ओम 1 ओम 1 ओम तीनों श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो आर तुल्य बराबर क्या होगा, आर तुल्य बराबर हो जाएगा R1 प्लस R2
प्लस R3। बेटा R1 कितना है 1, R2 1, R3 1, यानी कि यहाँ से R तुल्य बराबर कितना हो जाएगा, R तुल्य बराबर आ जाएगा 3 ओम। तो हम क्या लिखेंगे, परिपथ का तुल्य प्रतिरोध कितना आएगा, तो परिपथ का तुल्य प्रतिरोध आ जाएगा 3 ओम। अब हमें ज्ञात करना है परिपथ में प्रवाहित धारा, तो निकाल लेते हैं परिपथ में प्रवाहित धारा। परिपथ में प्रवाहित धारा बच्चों I बराबर क्या होता है, तो I बराबर V बटे R कहाँ से आया, ओम के नियम से आया, ओम के नियम से, है ना। I बराबर क्या किया, V बटे R किया। बेटा वोल्टेज कितना है, तो इस सर्किट में वोल्टेज कितना दिया है, 3 वोल्ट का जो है हमने क्या दी है, बैटरी ऐड कर दी है, तो यहाँ पे क्या हुआ, वोल्टेज 3 है। R बेटा कितना है, तो परिपथ का तुल्य प्रतिरोध क्या है, 3 ओम। परिपथ में प्रवाहित धारा निकाल रहे हो तो परिपथ का ही तुल्य प्रतिरोध लोगे ना, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, I बराबर आ जाएगा 1 एम्पियर। तो यहाँ से सीधे सीधे हमारे पास आ गई परिपथ में प्रवाहित धारा। तो हम क्या कहेंगे कि परिपथ में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। बच्चों बहुत आसान क्वेश्चन था, आप देख सकते हो बच्चों, सेम ऐसे ही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, इतने ही आसान क्वेश्चन, कोई बहुत टफ क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। आगे बच्चों बढ़ते हैं, अब आते हैं अपने अगले प्रकार के क्वेश्चन पर। तो अब हमारा जो ये क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि कोई विद्युत मोटर है जो 220 वोल्टेज के विद्युत स्रोत से 5 एम्पियर विद्युत धारा लेता है, तो मोटर की शक्ति निर्धारित करें तथा 2 घंटे में मोटर द्वारा उपभोक्त ऊर्जा परिकलित करें। तो बच्चों देखो ये क्वेश्चन आपका क्या है, विद्युत शक्ति वाला है क्वेश्चन, विद्युत ऊर्जा वाला क्वेश्चन है ये, है ना। मैंने आपको बोला भी था कि हर बार बोर्ड एग्जाम में लगभग आपका जो है विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव से क्वेश्चन तो पूछा ही पूछा जाता है। क्वेश्चन भैया बहुत आसान है, तो पहले देखो क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। कोई विद्युत मोटर 220 वोल्टेज के विद्युत स्रोत से, यानी वोल्टेज कितना दिया है, 220 वोल्टेज, विद्युत स्रोत से 5 एम्पियर विद्युत धारा लेता है। I बराबर कितना है, 5 एम्पियर विद्युत धारा, मोटर की शक्ति परिकलित करें। तो बच्चों शक्ति क्या हो जाएगी, तो P बराबर V इंटू आई। शक्ति क्या है, P बराबर V इंटू आई, ठीक है बेटा। वोल्टेज कितना है, 220 है, I कितना है, 5 एम्पियर है। शक्ति क्या हो जाएगी, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 से 1100 वॉट, है ना। शक्ति यहाँ से कितनी आ गई, 1100 वाट आ गई। फॉर्मूला याद होना चाहिए, P बराबर V इंटू आई होता है ना। अब कह रहा है 2 घंटे में मोटर द्वारा उपभोक्त ऊर्जा ज्ञात करो। हमें क्या ज्ञात करना है, सेकेंड पार्ट क्या है, उपभोक्त ऊर्जा। उपभोक्त ऊर्जा मैंने बताया था, E बराबर फॉर्मूला क्या होता है, E बराबर P इंटू टी होता है, बहुत आसान है। E बराबर P इंटू टी है। P कितना है बेटा, P है 1100, समय कितना है बेटा, तो देखो 2 घंटे, है ना। अब यहाँ पर शक्ति हमारी किस में थी, तो बेटा शक्ति थी वॉट में, समय किस में था, घंटे में था। तो यहाँ से क्या होगा, जो हमारी ऊर्जा आई किस में आएगी, वो आएगी वॉट घंटे में। तो क्या आ गया, सीधे 2200 वॉट घंटे। तो हम क्या कहेंगे कि हमारी जो मोटर है वो 2200 वॉट घंटे की विद्युत ऊर्जा लेती है, खर्च कर रही है, व्यय कर रही है। तो शक्ति का फॉर्मूला क्या है, P बराबर V इंटू आई है। ऊर्जा का फॉर्मूला E बराबर P इंटू टी। बस इतना ही है भाई, बहुत आसान है। चलो बच्चों आते हैं आज का सेशन का जो लास्ट क्वेश्चन है, और लास्ट क्वेश्चन ही सबसे खतरनाक क्वेश्चन है, कह सकते हैं देखने में खतरनाक है, खोदा पहाड़ निकली चुहिया, वो अलग बात है ना। आपने सुना भी होगा कि ऊंची दुकान फीका पकवान, कुछ वैसा ही हाल इसके साथ है ना। तो इस बार मान लो तुम्हारा घर है जिसमें 100 वाट के जो है 10 बल्ब मैंने लगा दिए, 60 वाट के 5 पंखे लगा दिए। शर्म नहीं आ रही है मैम, बल्ब लगाने क्यों आएंगे बताओ, हैं मैडम टीचर है कि इलेक्ट्रीशियन है, कितने मन से सुन रहे हैं, हाँ मैडम जी हमारे घर में आ जाइए बल्ब लगाने, मैडम जी 10 नहीं मैडम जी 20 बल्ब लगा दो, है ना। शर्म नहीं आ रही, मतलब देखो कैसे, मतलब कसम से भाई साहब मानना पड़ेगा, है शर्म नहीं आ रही है। सुन रहे हैं मज़े से, मैं बोल रही हूँ हाँ तुम्हारे घर में आके उन्हें 100 वाट के जो है 10 बल्ब लगा दिए, हाँ मैडम जी लगा दिए, बहुत बढ़िया मैडम जी। 10 क्या, मैं तो कह रही हूँ फ्री के लगा रही हूँ तो 12 लगा दो, हैं शर्म नहीं, मतलब टीचर से इलेक्ट्रीशियन बना दो तुम लोग, बेशर्मो। और हंस भी रहे हैं, है ना, सब हंस रहे हैं। चलो
तो देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई तुम्हारे घर में 100 वाट के 10 बल्ब लगे हुए हैं, ठीक है। मैं लगाने नहीं आ रही हूँ। 100 वाट के 10 बल्ब लगे हुए हैं, 60 वाट के 5 पंखे लगे हुए हैं, और कह रहा है 1000 वाट का एक रेफ्रिजरेटर, ठीक है, यानी फ्रिज इसको बोलते हो, लगा हुआ है। और कह रहा है सभी यंत्र औसत 10 घंटे कार्य करते हैं। मतलब कि मान लो कि जितने भी हमारे उपकरण हैं वो 10 घंटे तो चल ही रहे हैं, 10 घंटे चल रहे हैं। अब कह रहा है 30 दिन में व्यय ऊर्जा की गणना करें कि 30 दिन में इन सभी यंत्रों ने कितनी ऊर्जा ली है, कितनी ऊर्जा खर्च करी है। और ये भी बताओ अगर 4 रुपए प्रति यूनिट की दर से तुमसे जो है नगर निगम वाले जो हैं पैसे लेने आते हैं, तो तुम 30 दिन में उसका कितना मूल्य दोगे, ठीक है। तो बच्चों बेसिकली हमें बिल निकालना है, हम बिल निकालने जा रहे हैं, ठीक है। चलो तो बच्चों देखो यार, मैंने आपको बताया था कि अपन लोग बिल्कुल जो है छोटे बचपन वाली ट्रिक इस्तेमाल करेंगे कि अगर एक का दिया हो 100 का निकालना हो तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, बिल्कुल वैसे ही वाला। तो हम क्या करेंगे, पहले हम देखो ये क्वेश्चन देखो, कैलकुलेशन में थोड़ा सा बड़ा लग रहा होगा, बट बच्चा क्वेश्चन बहुत आसान है अगर आप मेरे तरीके से चलोगे तो, ठीक है। देखो बच्चों, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, हम बेटा जी सीधे यार देखो क्या करेंगे, हम सीधे ही जो है पहले निकालेंगे एक दिन में कुल व्यय ऊर्जा, ठीक है। देखो यार एक दिन में जितनी व्यय ऊर्जा होगी उसका 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि यार देखो इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि हम 10 घंटे सारे ही काम करें, सारे 30 दिन वो 10 घंटे चलते हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी नहीं, टाइम में वेरिएशन नहीं है। तो जितनी एक दिन में कुल व्यय ऊर्जा होगी, है ना, उस अगर अपने को हम देखें तो 30 दिनों के लिए निकालने के लिए क्या करेंगे, सीधे 30 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अरे लिखते हैं कि बल्ब के द्वारा कितनी ऊर्जा ली जा रही है। तो टोटल व्यय ऊर्जा कैसे आएगी भैया, बल्ब ने जितनी ऊर्जा ली प्लस पंखों ने जितनी ऊर्जा ली प्लस हमारे फ्रिज ने जितनी ऊर्जा ली, है ना, सबको टोटल कर देंगे तो वो होगी एक दिन की व्यय ऊर्जा, मल्टीप्लाई बाय 30 कर देंगे तो वो हो जाएगी 30 दिन में व्यय ऊर्जा, है ना। आसान सा है ना। तो वे लिखेंगे कि बल्बों के द्वारा, पहले लिखते हैं यहाँ पर एक दिन में, ऊपर लिख दो बड़ा बड़ा एक दिन। अब यहाँ पर लिखते हैं बल्बों के द्वारा व्यय ऊर्जा, बल्बों के द्वारा व्यय ऊर्जा, ई बल्ब। बेटा फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू टी होता है। बेटा पावर क्या है, 100 वाट। 100 वाट के बेटा कितने बल्ब हैं, 10 बल्ब हैं। तो बेटा पावर क्या होगी बल्बों की, 100 गुणे 10, है ना भाई। 100 वाट के 10 बल्ब तो क्या हो गया, 100 गुणे 10 कर दिया। और ये बल्ब कितने घंटे चल रहे हैं, 10 घंटे चल रहे हैं। तो यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से आ गया 1 2 3 4, 10,000 वाट घंटे की ऊर्जा, व्यय ऊर्जा आ गई, ठीक है। 10,000 व्यय वाट घंटे हमारे बल्ब जो हैं खर्च कर रहे हैं, ठीक है। 100 वाट के 10 बल्ब हैं और 10 घंटे चल रहे हैं। अब निकालेंगे पंखों के द्वारा व्यय ऊर्जा, पंखों के द्वारा व्यय ऊर्जा। तो क्या निकाल दिया, ई पंखा क्या हो जाएगा, 60 वाट के कितने पंखे हैं, 5 पंखे। तो बेटा कितनी होगा ये पी कितना होगा, तो 60 वाट के कितने पंखे हैं, 5 पंखे। कितना चल रहे हैं, 10 घंटे चल रहे हैं। 5 छक्का 30, 300, और यहाँ पे 10 का मल्टीप्लाई, तो यहाँ से आ जाएगा 3000 वाट घंटे। अब यहाँ पर क्या है कि 1000 वाट का एक फ्रिज है, तो लिख लेते हैं रेफ्रिजरेटर के द्वारा व्यय ऊर्जा, रेफ्रिजरेटर जेरेटर के द्वारा व्यय ऊर्जा, ई फ्रिज। इतना बड़ा रेफ्रिजरेटर नहीं लिखने वाले हम। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1000 वाट, यानी बच्चों क्या है, पावर कितनी है, 1000 वाट। हमारा फ्रिज भी 10 घंटे चल रहा है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 10,000 वाट घंटे, ठीक है। अब बच्चों एक काम कर लेते हैं कि क्या करना है, अपने को इन सबका टोटल करना है, ठीक है। तो इन सबका टोटल कर देते हैं। तो लिख देते हैं अब यहाँ पर एक दिन में कुल व्यय ऊर्जा, एक दिन में कुल व्यय ऊर्जा। तो ई टोटल क्या हो जाएगा, तो ई टोटल बराबर हो जाएगा ई बल्ब प्लस ई पंखा प्लस ई फ्रिज, ठीक है।
बेटा बल्ब कितनी ऊर्जा ले रहे हैं? अच्छा, एक काम कर लेते हैं, सबको किलोवाट घंटे में कन्वर्ट कर देते हैं। लास्ट में सबको किलोवाट घंटे में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। उसका रीज़न क्या है कि बेटा जी हमें दिया हुआ है 4 रुपये प्रति यूनिट की दर से हमें विद्युत ऊर्जा निकालनी है, और हम सबको पता है कि 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 1 यूनिट के। तो हमें क्या करना पड़ता है, लास्ट में जो वाट घंटे हैं उसको हम कन्वर्ट करते हैं किलोवाट घंटे में। हमें पता है 1 किलोवाट बराबर होता है 1000 वाट, यानी बच्चों यहाँ से क्या देखो 10,000 वाट है, 10,000 वाट घंटे हैं, डिवाइड करो 1,000 से, तो क्या हो जाएगा, ये इसको लिख सकते हैं हम 10 किलोवाट घंटे। बेटा इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 3 किलोवाट घंटे। बेटा इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 10 kWh लिख सकते हैं, है ना। अब बच्चों सबको ऐड कर दो तो क्या हो गया, 10 + 3 + 10 यानी कितना आ गया यहाँ से, 10 + 3 + 10 यानी कितना हो गया, 23 किलोवाट घंटे, है ना। तो ये क्या है, ये एक दिन में व्यय ऊर्जा, ई टोटल ये क्या है, एक दिन में जो है व्यय ऊर्जा है। अब हमें निकालना कितने दिन में व्यय ऊर्जा है, 30 दिन में। तो लिखेंगे 30 दिन में कुल व्यय ऊर्जा, कुल व्यय ऊर्जा तो क्या आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 23 × 30। तो यहाँ से क्या हो गया, 3 × 3 = 9 और 3 दूनी 6 यानी कि 690 किलोवाट घंटे। तो ये क्या हो गया, 30 दिन में कुल व्यय ऊर्जा हमने निकाल ली। ठीक है, अब बच्चों देखो हमसे यही बोल रहा था कि 30 दिन में कुल व्यय ऊर्जा गणना करो, तो हमने निकाल लिया। अब वो कह रहा है कि अगर 4 रुपये प्रति यूनिट की दर से जो है 30 दिन में विद्युत ऊर्जा का मूल्य ज्ञात करो। यानी कि बच्चों 1 यूनिट का पैसा कितना है, 1 यूनिट का पैसा है 4 रुपये। तो बच्चों देखो इसको 690 kWh को हम क्या लिख सकते हैं, भैया पता है 1 kWh बराबर होता है 1 यूनिट। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, ये 690 यूनिट। तो अगर 1 यूनिट है 4 रुपये की, तो 690 यूनिट कितने रुपए की हो जाएगी भैया, एक समोसा है 4 रुपये का, तो 690 समोसे कितने रुपए के हो जाएंगे, बताओ जरा। बहुत आसान नहीं है क्या, बताओ। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 690 यूनिट। तो यहाँ से क्या करेंगे, 690 इंटू हमने क्या किया, 4 किया, तो 690 गुणा हमने किया 4, यहाँ से क्या हो जाएगा, 4 × 36, यहाँ से आ जाएगा 4 6 चौको 24, 3 27 यानी कि 2760 रुपये। यानी कि जो हमारे जो मूल्य है ना, यानी कि 30 दिन का जो हम बिल देंगे वो कितना देंगे, 2760 रुपये देंगे, है ना। 2760 रुपये का हमें बिल जो है देना पड़ेगा। ठीक है, आगे बात समझ में। तो बच्चों क्या क्वेश्चन क्या था, बहुत आसान सा था। देखो कह रहा था कि भाई एक घर में 100 वाट के 10 बल्ब हैं, 60 वाट के 5 पंखे हैं, 1000 वाट का एक रेफ्रिजरेटर लगा है, सभी यंत्र हर दिन 10 घंटे चलाए जा रहे हैं, तो 30 दिन में व्यय ऊर्जा की गणना करो। तो हमने क्या किया, पहले जो है हमने निकाला कि भाई एक दिन में कितनी टोटल व्यय ऊर्जा आ रही है, फिर हम क्या करेंगे उसका 30 दिन में मल्टीप्लाई कर देंगे। अब एक दिन में कुल व्यय ऊर्जा कैसे ज्ञात करोगे, तो भैया पहले हम निकालेंगे कि भाई बल्ब कितनी ऊर्जा ले रहा, फिर पंखा कितनी ऊर्जा ले रहा, फिर फ्रिज कितनी ऊर्जा ले रहा, है ना। उन सबको ऐड कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 30 दिन की व्यय ऊर्जा आ जाएगी। तो पहले हमने क्या किया, बल्ब के द्वारा निकाला व्यय ऊर्जा। तो बेटा बल्ब कितनी ऊर्जा ले रहे हैं, 100 वाट के 10 बल्ब हैं, कितने घंटे चल रहे हैं, 10 घंटे। तो यहाँ से कितना आ गया, 10 kWh वाट घंटे आ गया। 10 kWh हमने क्या निकाल लिया, वाट घंटे निकाल ली ऊर्जा बल्ब के द्वारा। ठीक है, पंखे के द्वारा कैसे आई, 60 × 5 × 10 किया, यहाँ से आ गया 3000 वाट घंटे, इसको लिख सकते हैं 3 kWh। उसी प्रकार से फ्रिज के लिए लिख दिया। ठीक है, अपने पास आंसर आ गया 10 kWh। ठीक है, इसका हमने क्या किया, हमने निकाला एक दिन में कुल व्यय ऊर्जा। कैसे निकाला, इन सबको ऐड करें तो 10 + 3 + 10 हमने किया, तो यहाँ से कितना आ गया, 23 किलोवाट घंटे आ गया। ये क्या था, एक दिन में कुल व्यय ऊर्जा थी। हमें निकालना कितने दिन के लिए, 30 दिन के लिए। तो हम क्या करेंगे, 23 गुणा हमने 30 कर दिया, तो 23 इंटू जैसे 30 किया, तो यहाँ से कितना आ गया, 690 किलोवाट घंटे, है ना। अब बच्चों ये हमारी क्या आ गई, 30 दिन में कुल व्यय ऊर्जा आ गई। प्रश्न हमसे कह रहा था कि भैया 30 दिन में जो है अगर एक यूनिट का रुपए 4 रुपए के हिसाब से अगर तुम जोड़ो तो ये बताओ कि कुल कितना बिल तुम्हें देना पड़ेगा। तो अगर एक यूनिट है 4 रुपए की तो 690 यूनिट कितने की हो जाएगी भाई, 1 kWh बराबर होता है 1 यूनिट, तो यानी कि 690 kWh को हम क्या लिख सकते हैं, 690 यूनिट भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर एक यूनिट है 4 रुपए की तो 690 यूनिट कितने की हो जाएगी, 690 × 4, यहाँ से आंसर आ गया 2760
रुपए। ये क्या आ गया, 2760 रुपए हमारे पास टोटल आ गया। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, इस प्रकार से जो है हमने निकाल लिया इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखो कितना ही बड़ा क्वेश्चन क्यों ना दिया हो, हम कह रहे हैं 50 बल्ब दिए हों, मैं कह रही हूँ 50 पंखे दिए हों, तो मैं क्या करना है, कुछ नहीं करना है, कल मल्टीप्लाई करते जाओ, है ना, और अपना आंसर निकाल लो। पहले एक दिन में कुल व्यय ऊर्जा निकालो, फिर 30 दिन में कुल व्यय ऊर्जा निकाल लो, है ना। और अपने को पता है कि 1 kWh बराबर होता है 1 यूनिट, तो जितनी भी ऊर्जा निकालो उसको kWh में निकालो, लास्ट में क्या करो, kWh की जगह यूनिट लिख दो, और आपको दिया होगा कि 1 यूनिट 4 रुपए की है कि 5 रुपए की है, कितने रुपए की, और बस आपको क्या करना है, उसको सॉल्व करके रख देना है। तो बच्चों हमने आज की क्लास में 5 क्वेश्चन सॉल्व करे। पहला प्रश्न था, एक तार में 2.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तार में 20 मिनट में कितना आवेश प्रवाहित होगा, प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करो। हमारे पास जो दूसरा क्वेश्चन था वो ये था कि अगर कोई तार है जिसको खींचकर उसकी लंबाई प्रारंभिक लंबाई की 3 गुनी कर दी जाए तो उसका नया प्रतिरोध क्या होगा। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन क्या था, सर्किट वाला क्वेश्चन था, जिसमें हमें परिपथ का कुल तुल्य प्रतिरोध निकालना था और परिपथ में प्रवाहित धारा निकालनी थी। हमारे पास चौथा क्वेश्चन था कि कोई विद्युत मोटर है 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से 5 एम्पियर धारा लेती है, तो मोटर की शक्ति बताओ और मोटर के द्वारा 2 घंटे में उपभोक्त ऊर्जा ज्ञात करो। इसके बाद हमने जो है ये वाला क्वेश्चन किया था जिसमें पैसे निकालने थे। तो बच्चों ये थे आज के टॉप 5 क्वेश्चंस। किस क्वेश्चन में कहाँ पर प्रॉब्लम आई है कमेंट करना। आपको अगला सेशन किस टॉपिक पर चाहिए, क्लास कैसी लगी है, क्या ये सेशन आपके लिए यूज़फुल रहा है, क्या आप ऐसे सेशंस और चाहते हो, जो भी अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो भी सजेशंस हैं, जो भी एडवाइसेस हैं, कमेंट करना ना भूलें। बच्चों बाकी मिलते हैं आपसे अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखो अपना, बाय बाय।